हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश जहांगीर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपन बीएससी जो सेकेंड ईयर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और बीएससी सेकेंड ईयर में अपने जो फर्स्ट दो पेपर हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। जो बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर है जिसका नाम है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी, इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन अपन इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर करेंगे। ठीक है, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर थर्ड है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी, इसमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड जो है वो तो टेरिडोफाइट से रिलेटेड है, यूनिट थर्ड जो है वो जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। हालांकि यूनिट सेकंड के अंदर भी थोड़ा सा पोर्शन जिम्नोस्पर्म का है, और जो यूनिट 4 है वो पैलियोबोटनी या जीवाश्म विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले वो यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। यूनिट फर्स्ट जो है वो टेरिडोफाइट से रिलेटेड है, जिसमें नॉर्मल टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स, उनके क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके क्लासिफिकेशन, इसके अलावा उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी इस फर्स्ट यूनिट के अंदर है। जो सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो यूनिट फर्स्ट से ही रिलेटेड है, टेरिडोफाइट से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं अपन उनकी बात करते हैं। सबसे पहले लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, बीजाणुधानी का लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट परिवर्धन या डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, ये अपन सबसे पहले पढ़ेंगे और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला अपन टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड यूस्पोरेंजिएट लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी का लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट या परिवर्धन। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एपोगेमी और एपोस्पोरी क्या होती है, अपयुग्मन और अपबीजाणुकता क्या होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर, इसके बारे में अपन बात करेंगे। एपोगेमी एंड एपोस्पोरी, इनके ऊपर शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा थर्ड जो अपन बता रहे हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट, इनके ऊपर भी एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। और लास्ट जो नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट से है वो है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के अंदर स्टीलर सिस्टम या रंभीय तंत्र जिसे कहा जाता है, स्टीलर सिस्टम या रंभीय तंत्र, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टीलर सिस्टम या रंभीय तंत्र टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है जी, तो यूनिट फर्स्ट से ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन ने यहां पर लिए हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी का। दूसरा एपोगेमी या एपोस्पोरी यानी कि अपयुग्मन और अपबीजाणुकता क्या होती है। तीसरा टेरिडोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या औद्योगिक महत्व। चौथा स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स यानी कि टेरिडोफाइट्स का रंभीय तंत्र। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब अपन एक एक करके इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर
लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, टेरिडोफाइट्स जो है उनके लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के अंदर मुख्यतः दो अवस्थाएं होती है। एक तो स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद अवस्था और एक होती है गैमेटोफिटिक या युग्मकोद्भिद अवस्था। मुख्य जो अवस्था होती है टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल में वो स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, जिसमें पादप जो है वो जड़, तना और पत्तियों के अंदर विभेदित होता है। जबकि युग्मकोद्भिद अवस्था जो कि एगुणित अवस्था है वो स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद के ऊपर ही निर्भर करती है। यदि अपन इसके स्पोरोफिटिक प्लांट की बात करें, बीजाणुद्भिद पादप की बात करें, तो बीजाणुद्भिद पादप के अंदर बीजाणु या स्पोर्स बनेंगे और वो स्पोर्स या बीजाणु जो है वो स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी के अंदर बनेंगे और ये स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी स्पोरोफिटिक प्लांट के ऊपर स्पेशल टाइप की लीफ या पत्तियां होती हैं जिन्हें स्पोरोफिल या बीजाणु पर्ण कहते हैं। उन बीजाणु पर्ण के एक्सियल पार्ट्स में कक्षीय भागों में ये स्पोरेंजिया या बीजाणुधानियां बनती है जिनके अंदर स्पोर्स या बीजाणु बनेंगे। इन स्पोरेंजिया या बीजाणुधानियों का परिवर्धन या जो डेवलपमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो यूस्पोरेंजिएट और एक है लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। एग्जाम्स के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आया है कि टेरिडोफाइट्स में बीजाणुधानी के यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट को समझाइए। ठीक है, तो अपन इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। स्पोरेंजिया क्या होती है, बीजाणुधानी क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी टेरिडोफाइट के स्पोरोफिटिक प्लांट या बीजाणुद्भिद पादप के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल लीफ होती है जिन्हें स्पोरोफिल कहते हैं, बीजाणु पर्ण कहते हैं, और उन बीजाणु पर्णों के एक्सियल पार्ट में स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी प्रेजेंट होती है और उन बीजाणुधानियों के अंदर स्पोर्स या बीजाणु बनेंगे। अब इन स्पोरेंजिया या बीजाणुधानियों का परिवर्धन या डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। ठीक है, यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट या यूस्पोरेंजिएट परिवर्धन के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, यूस्पोरेंजिएट परिवर्धन या डेवलपमेंट क्या है। नॉर्मली जो लोअर टेरिडोफाइट्स है, जो कम विकसित टेरिडोफिटिक प्लांट्स हैं, जैसे साइलोटम है, लाइकोपोडियम है, ठीक है, साइलोटम, इसके अलावा लाइकोपोडियम, ऐसे कम विकसित टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी का परिवर्धन यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यूस्पोरेंजिएट टाइप के डेवलपमेंट में क्या होता है, कोई भी स्पोरोफिल या बीजाणु पर्ण की जो सुपरफिशियल सतही कोशिकाएं हैं, वहां पर सतही कोशिकाओं में से कोशिकाओं का ग्रुप या गुच्छा जो है वो स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में काम करता है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये इस प्रकार से बहुत सारी स्पोरोफिल या बीजाणु पर्ण की कोशिकाएं हैं और ये स्पोरोफिल या बीजाणु पर्ण की जो कोशिकाएं हैं उनमें से यदि कोशिकाओं का ग्रुप या गुच्छा स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में काम करता है, ठीक है, ये मान लीजिए यहां पर ये कोशिकाओं का जो गुच्छा है वो स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में काम कर रहा है। स्पोरेंजियल इनिशियल मतलब बीजाणुधानी आरंभिक कोशिका, बीजाणुधानी आरंभिका या इनिशियल के रूप में काम कर रही है। यानी कि एक से ज्यादा कोशिकाएं बीजाणुधानी आरंभिका कोशिका के रूप में काम करें और उनसे स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी बने, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहा जाता है, जो कि लोअर टेरिडोफाइट जैसे साइलोटम और लाइकोपोडियम जैसे टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है।
यहां पर होगा क्या, ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स हैं इनमें होगा पेरिक्लिनल डिवीजन यानी कि परिणतिक विभाजन, पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन या परिणतिक विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की दो परतें बन जाएंगी। जैसे ये बाहर की तरफ की कोशिकाओं की परत अपन ने बनाई, यहां पर ये अंदर की तरफ की कोशिकाओं की परत अपन ने बना दी। ये दो सेल मान लीजिए स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में काम कर रही है। इन स्पोरेंजियल इनिशियल में पेरिक्लिनल डिवीजन से इस प्रकार से ये कोशिकाएं बनी, जिनमें से ऊपर की तरफ जो कोशिकाएं बनती है वो तो प्राइमरी पैराइटल वॉल सेल की तरह काम करती है। प्राइमरी या पैराइटल वॉल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, ये तो क्या है, प्राइमरी पैराइटल वॉल सेल। नीचे की तरफ जो सेल्स बनती है वो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। वो सेल्स कौन सी होती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। ये जो प्राइमरी पैराइटल वॉल सेल्स हैं इनमें लगातार फर्दर डिवीजन के द्वारा स्पोरेंजिया की वॉल या भित्ति का निर्माण होता है। कई टेरिडोफाइट्स के अंदर इस प्राइमरी पैराइटल वॉल सेल्स की सबसे आंतरिक परत जो है वो टेपिटम का निर्माण कर लेती है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में लगातार विभाजन से जो बीजाणुजन उत्तक बन रहे हैं उसकी सबसे बाहर वाली परत भी स्टेराइल या बंदे होकर टेपिटम का निर्माण कर सकते हैं। तो यूस्पोरेंजिया टाइप के डेवलपमेंट में जो टेपिटम बनती है वो या तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल की सबसे आउटर लेयर से बन सकती है या फिर ये पैराइटल वॉल जो है उनकी सबसे आंतरिक लेयर से भी टेपिटम का निर्माण हो सकता है। और इस प्रकार से मैच्योर या परिपक्व बीजाणुधानी का निर्माण एक से ज्यादा स्पोरेंजियल इनिशियल सेल से होता है। इस प्रकार के स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट को यूस्पोरेंजियल डेवलपमेंट कहा जाता है। लास्ट में जब मैच्योर स्पोरेंजिया बनेगी तो उस स्पोरेंजिया को यूस्पोरेंजियम बोलेंगे। और इस मैच्योर यूस्पोरेंजियम के अंदर बाहर की तरफ दो भित्ति परतें होंगी। बाहर की तरफ दो भित्ति परतें या पैराइटल वॉल्स होंगी, जैसे यहां पर आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। ये दो मान लीजिए मैंने भित्ति परतें बना दी है और एक होगी टेपिटम की लेयर, एकल कोशिकीय टेपिटम की परत आपको यहां पर दिखाई दे रही है, जो या तो इस प्राइमरी ये जो वॉल सेल है भित्ति कोशिकाएं उनसे बन सकती है या फिर जो बीजाणुजन उत्तक है उसकी सबसे बाहरी परत से बन सकती है। और अंदर की तरफ बहुत सारे स्पोर्स या बीजाणु बनेंगे जो स्पोरोजिनस टिश्यू या बीजाणुजन उत्तक से बनेंगे। ये एक मैच्योर यूस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर होती है। यूस्पोरेंजिया डेवलपमेंट से बनने वाली स्पोरेंजिया का नाम भी क्या हो जाएगा, यूस्पोरेंजियम हो जाएगा, जिसमें सबसे बाहर की तरफ दो भित्ति परतें हैं, उसके अंदर की तरफ एक टेपिटम की एकल परत है और उसके अंदर की तरफ बहुत सारे स्पोर्स या बीजाणु भरे हुए होते हैं। इस प्रकार के डेवलपमेंट को अपन क्या बोलते हैं, यूस्पोरेंजिया डेवलपमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में। दूसरा है लेप्टोस्पोरेंजिएट। दूसरा कौन सा है, लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। देखिए लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट जो है वो हायर प्लांट्स या उच्च वर्गीय पादप जैसे मार्सिलिया है, जैसे टेरिडियम है, उनके अंदर देखने को मिलता है। मार्सिलिया, टेरिडियम जैसे उच्च वर्गीय पादप या हाई क्लास वाले जो टेरिडोफाइट्स है उनके अंदर लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसमें से स्पोरोफिल की केवल एक ही सेल स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में काम करती है। केवल एक सेल स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में काम करेगी। इस स्पोरेंजियल इनिशियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा दो सेल्स बनती है। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा कितनी सेल बनेगी, दो सेल बनेगी, जिसमें से जो ऊपर वाली सेल है उसे तो आउटर सेल बोलते हैं और नीचे वाली जो सेल है उसे बोलेंगे इनर सेल। ये आउटर सेल है और ये है इनर सेल या आंतरिक कोशिका। यहां पर
लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप के डेवलपमेंट में ये इनर सेल आगे डिवाइड नहीं होती, केवल इस आउटर सेल में आगे डिवीजन होगा। और आउटर सेल में भी डिवीजन इस प्रकार से ऑब्लिक डिवीजन होते हैं, जिससे एक एपिकल सेल या शीर्षस्थ कोशिका इस प्रकार से बनेगी। इस प्रकार से ये एक एपिकल सेल बन गई। ठीक है, ये जो आउटर सेल है उसमें ऑब्लिक डिवीजन के द्वारा ऊपर की तरफ एक एपिकल सेल या शीर्षस्थ कोशिका बनती है, और नीचे की तरफ की जो सेल्स बनती है उनके द्वारा आगे चल करके लेप्टोस्पोरेंजियम जो है, क्योंकि डेवलपमेंट कौन सा है, लेप्टोस्पोरेंजियम, तो जो स्पोरेंजिया बनेगी उसे क्या बोलेंगे, लेप्टोस्पोरेंजियम। ये जो लेप्टोस्पोरेंजियम बनेगी, इस लेप्टोस्पोरेंजियम की स्टाक या वृंत वाले भाग का निर्माण तो इस अपर आउटर सेल में डिवीजन के द्वारा, जो नीचे की तरफ कुछ सेल्स बनती है उनमें तो आगे डिवीजन के द्वारा इस लेप्टोस्पोरेंजियम की स्टाक या वृंत का निर्माण होगा। जबकि ऊपर की तरफ प्रेजेंट ये जो एपिकल सेल है, उस एपिकल सेल में फर्दर डिविजन्स के द्वारा इस लेप्टोस्पोरेंजियम की बाहर की जो भित्ति परतें हैं उनका निर्माण होगा, और इसके अलावा स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण भी इस एपिकल सेल में डिवीजन से ही होगा। लेप्टोस्पोरेंजियम और यूस्पोरेंजियम में फर्क यह है कि यूस्पोरेंजियम के अंदर केवल एक ही टेपिटम की परत पाई जाती है, जबकि लेप्टोस्पोरेंजियम के अंदर जो मैच्योर लेप्टोस्पोरेंजियम बनेगी उसमें बाहर की तरफ एक या दो भित्ति परतें, उसके अंदर की तरफ दो टेपिटम की लेयर होगी, और उसके अंदर की तरफ स्पोर्स या बीजाणु प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा दूसरा अंतर यह भी है कि लेप्टोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स या बीजाणुओं की संख्या कम होगी, और यूस्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स या बीजाणु की संख्या ज्यादा होते हैं। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी का विकास दो प्रकार से हो सकता है, यूस्पोरेंजिया डेवलपमेंट और लेप्टोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट। यूस्पोरेंजिया डेवलपमेंट से बनने वाली स्पोरेंजिया यूस्पोरेंजियम, लेप्टोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट से बनने वाली स्पोरेंजिया लेप्टोस्पोरेंजियम कहलाती है। दोनों डेवलपमेंट में क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ये सब अपने यहां पर देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं जिसका नाम है एपोगेमी एंड एपोस्पोरी। अपयुग्मकता और अपबीजाणुता, ये क्या होते हैं, इनको बिल्कुल शॉर्ट के अंदर अपन फटाफट से देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये कह सकते हैं कि जो सेकंड टॉपिक है वो है एपोगेमी एंड एपोस्पोरी। तो एपोगेमी और एपोस्पोरी क्या होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एपोगेमी या अपयुग्मन। देखिए एपोगेमी या अपयुग्मन क्या होता है। नॉर्मली टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको पता है एक तो स्पोरोफाइट और एक गेमेटोफाइट, दो प्रकार के प्लांट थैलस प्रेजेंट होते हैं। यदि स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद जो पादप है टेरिडोफाइट का, उसमें बिना किसी, ये कह सकते हैं स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के अंदर, सॉरी एपोगेमी में क्या होगा, गेमेटोफाइट यानी कि जो युग्मकोद्भिद पादप है, एक तो होता है आपको पता है गेमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद पादप, एक होता है स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्भिद पादप। ये जो गेमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पादप है, इसमें बिना किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, लैंगिक संरचनाओं के निर्माण के, कोई भी लैंगिक संरचना इसके अंदर नहीं बनेगी, कोई भी फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होगा, और इससे सीधा यदि स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद पादप बन जाए तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं एपोगेमी। अब यदि इस गैमेटोफाइट के अंदर कोई गैमेट्स नहीं बने, बिना गैमेट्स के फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन के ही यदि स्पोरोफाइट बन रहा है, तो ऑब्वियसली जो स्पोरोफाइट बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लोइड होगा, और इस प्रोसेस को एपोगेमी या अपयुग्मन कहा जाता है। आई बात समझ में। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर गैमेटोफिटिक प्लांट थैलस से बिना लैंगिक जनन संरचनाओं के निर्माण, बिना निषेचन के सीधा
अगुणित स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद निर्माण की प्रक्रिया अपयुग्मन या एपोगेमी कहलाती है। ठीक है, एपोगेमी जो है उसके बारे में सबसे पहले फर्लो नामक साइंटिस्ट ने टेरिस क्रेटिका नामक टेरिडोफाइट के अंदर बताया था। टेरिस क्रेटिका ये एक टेरिडोफाइट था। इसके अंदर एक साइंटिस्ट थे फर्लो नामक साइंटिस्ट ने टेरिस क्रेटिका नामक प्लांट के अंदर सबसे पहले एपोगेमी या अपयुग्मन को ऑब्जर्व किया था। इसके बाद में बहुत सारे टेरिडोफाइट की ऐसी स्पीसीज हैं जिनके अंदर एपोगेमी या अपयुग्मन को देखा गया, जो सामान्यतः फर्न जो है जैसे ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, इनके अंदर एपोगेमी या अपयुग्मन देखने को मिलता है। अब एपोगेमी जो है वो आर्टिफिशियली भी आप इंड्यूस करवा सकते हैं या फिर नेचुरली या प्राकृतिक रूप से भी एपोगेमी या अपयुग्मन टेरिडोफाइट्स के मेंबर में देखने को मिल सकते हैं। यदि आप किसी टेरिडोफाइट के मेंबर को आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करवा रहे हैं तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके द्वारा एपोगेमी या अपयुग्मन को आप इंड्यूस करवा सकते हैं? यदि आप किसी गैमेटोफाइट प्लांट को, टेरिडोफाइट का कोई गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पादप है, उसको हाई टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी दें तो ऐसी कंडीशन में वो सीधा स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो सकता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन वगैरह के। इसके अलावा आप लैब के अंदर इस प्रकार की कंडीशन बनाएं जो प्रोथेलस है वो कम वायाबल है, यानी कि गैमेटोफाइट जो है वो कम जीवनक्षम है, तो उससे भी स्पोरोफाइट जो है वो बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बन सकता है। इसके अलावा ग्लूकोज की सांद्रता अधिक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बने हैं। ये सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके अंदर एपोगेमी या अपयुग्मन हो सकता है। ठीक है, तो ये दो ऐसे टॉपिक है जिनसे शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आते हैं, चाहे एपोगेमी की बात कर लीजिए चाहे एपोस्पोरी की बात कर लीजिए। ठीक है, तो एपोगेमी क्या है, किसने डिस्कवर की, इसके क्या कारण है, कौन से प्लांट्स या कौन से टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलती है, ये सब सारी चीजें आपको यहां पर मेंशन कर देनी है। ठीक है, सेकंड जो अपना टॉपिक है इसी के अंदर एपोस्पोरी, अपबीजाणुता। यदि स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद पादप में बिना स्पोर्स या बीजाणु निर्माण के सीधे ही गैमेटोफिटिक प्लांट थैलस का निर्माण हो जाए। अब आपको पता है स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर्स या बीजाणु बनते हैं वो मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के कारण बनते हैं, जिनसे स्पोरोफाइट से बनने वाले जो स्पोर्स या बीजाणु है वो हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन अपने क्या कहा, स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद पादप में बिना बीजाणु निर्माण के सीधे ही गैमेटोफिटिक थैलस या युग्मकोद्भिद थैलस निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी या अपबीजाणुता बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो गैमेटोफाइट बिना स्पोर्स के निर्माण के बना है वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, वो द्विगुणित होगा। आई बात समझ में? तो ये है एपोस्पोरी। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, दोनों के बारे में बिल्कुल ब्रीफ के अंदर आपको ध्यान रखना है। एपोगेमी या एपोस्पोरी क्या होती है, एपोगेमी या एपोस्पोरी के कारण क्या है, किन कारणों की वजह से एपोगेमी या एपोस्पोरी होती है, इसके बारे में बेसिक सा बिल्कुल शॉर्ट वे के अंदर आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन या सेकंड टॉपिक होता है इस पेपर से, जिसका नाम था एपोगेमी एंड एपोस्पोरी। थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपोर्टेंस। टेरिडोफाइट्स के इंपोर्टेंस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। टेरिडोफाइट प्लांट्स का इंपोर्टेंस या क्या महत्व है उसके बारे में अपन बात करते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का महत्व क्या है? टेरिडोफाइट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो अपन दो पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। एक तो बेनिफिशियल एक्टिविटीज या लाभदायक गतिविधियों के अंदर टेरिडोफाइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेनिफिशियल एक्टिविटीज में जैसे मेडिसिनल फील्ड के अंदर
औषधियों के रूप में बहुत सारे टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स ऐसे हैं जिनका जो नॉर्मल ड्रग्स या औषधियाँ आती है, मेडिसिन आती है, उनके निर्माण में महत्वपूर्ण रोल होता है। लाइकोपोडियम की बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनका यूज़ बुखार वगैरह या स्किन से रिलेटेड डिजीज़ के अंदर भी किया जाता है। ठीक है, तो जो होम्योपैथिक औषधियाँ हैं उनका निर्माण बहुत सारे टेरिडोफाइट्स के अलग अलग स्पीसीज के द्वारा किया जाता है। तो इसका बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ में फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या हो गया, मेडिसिनल रूप या औषधीय रूप में। इसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स या शोभाकारी पादप के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेरिडोफाइट्स के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिन्हें पुनर्जीवनी पादप या रिकरेंट प्लांट्स कहा जाता है। पानी की कमी में ये सूख जाते हैं, जैसे ही पानी को अवशोषित करते हैं तो ये वापस से जीवित हो जाते हैं। और ऐसे प्लांट्स को घरों के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स या सजावटी पादपों के रूप में लगाया जाता है। बहुत सारे टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स ऐसे भी हैं जो दिन के अंदर 3 कलर चेंज करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश नहीं है उस समय अलग कलर है, फिर सूर्य की तेज रोशनी है तब अलग कलर है, शाम के समय अलग कलर है। एक दिन के अंदर 3 अलग अलग कलर चेंज करने वाले प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हैं। तो इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स या सजावटी पादपों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसका सेकंड बेनिफिशियल यूज हो गया। ठीक है, इसके अलावा टेरिडोफाइट्स को फोडर या चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। टेरिडोफाइट्स को फूड के रूप में, मानव के लिए भोजन के स्रोत के रूप में भी टेरिडोफाइट्स के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टेरिडोफाइट्स जो है बेनिफिशियल एक्टिविटीज की अपन बात करें, टेरिडोफाइट्स जो है वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी या फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज होता है। फर्टिलाइजर या उर्वरक के रूप में बहुत सारे फर्न या टेरिडोफाइट ऐसे हैं जिनमें पोटेशियम रिच मात्रा में होता है, इसलिए उन्हें फर्टिलाइजर या उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, फर्टिलाइजर या उर्वरक के अलावा पैकिंग मटेरियल के रूप में, ठीक है, पैकिंग मटेरियल, जिन वस्तुओं को आपको लंबे टाइम तक ठंडा रखना है उनको टेरिडोफाइट पादपों की पत्तियों में पैक करके भी रखा जाता है। तो पैकिंग मटेरियल के रूप में भी टेरिडोफाइट्स का यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल एस्पेक्ट या इसके जो लाभदायक पहलू है वो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें, कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जैसे कोल फॉर्मेशन के अंदर, कोयला निर्माण के अंदर भी टेरिडोफाइट्स के मेंबर का यूज होता है। जो टेरिडोफाइट जो आजकल फोसिल या जीवाश्म के रूप में जमीन से निकाले जाते हैं वो कोयले के रूप में या कोल फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर, बायो रेमेडिएशन के अंदर, इन सब के अंदर भी टेरिडोफाइट्स की अलग अलग स्पीसीज का यूज होता है। ठीक है, ये तो है बेनिफिशियल एस्पेक्ट या लाभदायक पहलू। जब अपन टेरिडोफाइट्स के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ये तो है बेनिफिशियल एस्पेक्ट या लाभदायक पहलू, चाहे मेडिसिनल यूज हो, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में, फूड के रूप में, फॉडर के रूप में, फर्टिलाइजर, पैकिंग मटेरियल के रूप में, पॉलिशिंग मटेरियल के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कॉल फॉर्मेशन के अंदर, बायो रेमिडिएशन के अंदर, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के अंदर भी इनका यूज होता है। ठीक है, यदि अपन बात करें नेगेटिव एक्टिविटीज या नेगेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर टेरिडोफाइट्स का इंपॉर्टेंस, तो नेगेटिव एस्पेक्ट या नकारात्मक पहलू के अंदर यदि अपन बात करें तो एक तो वीडीसाइड या ये कह सकते हैं खरपतवार के रूप में। बहुत सारे टेरिडोफाइट ऐसे हैं, जैसे कुछ एक्वेटिक टेरिडोफाइट की स्पीसीज ऐसी हैं जैसे सेलेजिनेला है। अब वो इंपॉर्टेंट खरपतवार के रूप में जलाशयों के अंदर उग जाता है और जलाशयों के अंदर गहराई के अंदर वाटर में जो लाइट है उस लाइट को नहीं पहुंचने देता, जिससे उस वाटर की गहराई में पाए जाने वाले जो दूसरे पादप वगैरह हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो खरपतवार के रूप में भी कुछ
एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स के मेंबर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका सेकंड नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो अपन ये बता सकते हैं एलिलोपैथी के अंदर। एलिलोपैथी क्या होती है? जब कोई भी प्लांट अपने आसपास कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सिक्रेशन करता है जिन्हें एक्चुअल में एलिलोकेमिकल्स कहा जाता है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, दूसरे पादपों की वृद्धि को रोकते हैं। ऐसे जो प्लांट्स हैं वो एलिलोपैथी दर्शा रहे हैं। एलिलोपैथी किसे कहते हैं? जब कोई भी प्लांट अपने आसपास ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या एलिलोकेमिकल सिक्रेट करते हैं जो दूसरे प्लांट्स की वृद्धि को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, तो इस प्रोसेस को एलिलोपैथी कहा जाता है। तो ये टेरिडोफाइट्स के दो नेगेटिव पॉइंट है। देखिए पॉजिटिव पॉइंट के अंदर एक पॉइंट अपन जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है या नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके अंदर भी टेरिडोफाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे एजोला जैसे कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनकी रूट्स के साथ कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाते हैं, सहजीवी संबंध भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये सोइल फर्टिलाइजर के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिसको अपन ने दो पॉइंट्स के अंदर पढ़ा है, एक तो बेनिफिशियल एक्टिविटीज के अंदर और एक नेगेटिव एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो इस पे भी शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये आंसर लिखने हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस यूनिट का है वो है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर रंभीय तंत्र। इस यूनिट का जो ये पेपर है टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी, इस पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के अंदर कोई है तो वो है स्टीलर सिस्टम या रंभीय तंत्र। उसके बारे में अपन बात करते हैं। स्टीलर सिस्टम या रंभीय तंत्र। टेरिडोफाइट्स के अंदर स्टीलर सिस्टम या रंभीय तंत्र। सबसे पहले तो स्टील या रंभ क्या होता है? स्टील या रंभ किसे बोलते हैं? प्लांट्स के अंदर जो वैस्कुलर सिस्टम है, संवहन तंत्र, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है उसे ही स्टील या रंभ कहा जाता है। जाइलम या फ्लोएम की जो व्यवस्था है रूट या स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर भी होती है, इसे ही अपन क्या बोलते हैं? स्टीलर सिस्टम या रंभीय तंत्र बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टील एक ग्रीक वर्ड है जिसका एक्चुअल में मेन पिलर या स्तंभ होता है। स्टील क्या है? एक ग्रीक शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है स्तंभ या पिलर। दो साइंटिस्ट थे, वॉन टिगम और डोलिएट। वॉन टिगम और डोलिएट ने स्टील की क्या परिभाषा दी कि किसी भी स्टेम या रूट के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है, जो केंद्रीय भाग है, जो संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के बनता है, उस केंद्रीय भाग को ही स्टील या रंभ कहते हैं। और ये जो रंभ वाला भाग है वो एपिडर्मिस के द्वारा कवर होता है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ पेरिसाइकिल या परिरंभ। देखिए रंभ हिंदी के अंदर इसको बोल रहे हैं, अब रंभ को जो चारों तरफ से कवर करेगा उसे परिरंभ या पेरिसाइकिल बोलेंगे। पेरिसाइकिल के चारों तरफ होगी एंडोडर्मिस। ठीक है, यदि अपन रंभ की बात करें तो सबसे अंदर की तरफ तो वैस्कुलर बंडल हो गए, यहां पर जाइलम और फ्लोएम है। अब उनका अरेंजमेंट कैसा है उसके बारे में अपन बात करेंगे जब अपन स्टीलर सिस्टम के टाइप्स की बात करेंगे, स्टील के टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ तो हो गए वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। बाहर की तरफ इसके है पेरिसाइकिल या परिरंभ। पेरिसाइकिल या परिरंभ जो है वो सिंगल लेयर भी हो सकती है और वो मल्टी लेयर भी हो सकती है। इस पेरिसाइकिल या परिरंभ के चारों तरफ एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी। अब यहां पर जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है
इसके आधार पर स्टील या रंब जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मेनली यदि अपन बात करें टेरिडोफाइट्स के अंदर जो स्टील या रंब है वो 6 मुख्य प्रकार की होती है। वो 6 मुख्य प्रकार कौन से हैं? टेरिडोफाइट के अंदर यदि अपन स्टीलर सिस्टम या रंबीय तंत्र की बात करें तो 6 अलग अलग प्रकार की रंब या स्टील टेरिडोफाइट्स के अलग अलग मेंबर के अंदर देखने को मिलती है। तो स्टील क्या है ये तो आपको समझ में आई होगी। अब टेरिडोफाइट के अंदर कौन कौन सी स्टील या रंब पाई जाती है उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे एक है प्रोटो स्टील, जिसे हिंदी के अंदर ठोस रंब भी कहा जाता है, प्रोटो स्टील या ठोस रंब, ठीक है। दूसरी है साइफोनो स्टील, दूसरी कौन सी है? साइफोनो स्टील। तीसरी है सोलेनो स्टील, तीसरी कौन सी है? सोलेनो स्टील। फोर्थ जो है वो है डिक्टियो स्टील, फोर्थ है डिक्टियो स्टील। नंबर 5 जो है वो है पॉली साइक्लिक स्टील। नंबर 5 कौन सी है? पॉलीसाइक्लिक स्टील। और नंबर 6 है पॉली स्टील। ये 6 अलग अलग प्रकार की स्टील या रंब टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलती है। अब ये रंब क्या है, कितने प्रकार की है, हर का एग्जाम्पल ये आपको मेंशन करना है जब एग्जाम के अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले यदि अपन बात करें प्रोटो स्टील या ठोस रंब की, तो ऐसी स्टील या ऐसी रंब जिसके अंदर जाइलम जो है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा और उस जाइलम को चारों तरफ से संकेंद्रिकीय फ्लोएम ने घेर रखा हो। जैसे मान लीजिए यहां पर इस कोर वाले पार्ट के अंदर इस प्रकार से ये जाइलम है, सॉलिड जाइलम है, और इस जाइलम को चारों तरफ से कंसेंट्रिक फ्लोएम ने इस प्रकार से घेर रखा है। इस प्रकार की स्टील को बोलते हैं प्रोटो स्टील या ठोस रंब, जिसके केंद्रीय भाग में कोई भी पित्त या मज्जा जैसी पैरेन्काइमेटस सेल्स नहीं पाई जा रही, केवल जाइलम है, जाइलम को चारों तरफ से फ्लोएम ने कवर कर रखा है। ऐसी स्टील को अपन बोलते हैं प्रोटो स्टील या ठोस रंब, जिसके अंदर कोई भी पित्त या मज्जा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। प्रोटो स्टील या ठोस रंब की यदि अपन बात करें तो इसमें भी अपन 2 मुख्य टाइप्स बताते हैं। एक तो बताते हैं हैप्लो स्टीलिक प्रोटो स्टील, हैप्लो स्टीलिक प्रोटो स्टील, जो कि देखने को मिलती है लाइगोपोडियम के अंदर। एग्जाम्पल आपको इसका ध्यान रखना है, एग्जाम्पल इसका क्या है? लाइगोपोडियम, ठीक है। और दूसरा इसका टाइप होता है एक्टिनोस्टीलिक, एक्टिनो स्टीलिक प्रोटोस्टील। पहला तो कौन सा है? हैप्लोस्टीलिक। दूसरा कौन सा है? एक्टिनोस्टीलिक। हैप्लोस्टीलिक में तो क्या होगा, ये कंडीशन तो है हैप्लोस्टीलिक। एक्टिनोस्टीलिक में अपन क्या बताते हैं, जाइलम जो है वो ठोस रूप में है लेकिन वो रेडियल आर्म्स या भुजाओं के रूप में है, और फ्लोएम जो है वो इस प्रकार से चारों तरफ से कवर ना होकर के, जैसे इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे यहां पर ये बीच बीच में अपन जाइलम दिखा रहे हैं और ये भुजाओं के रूप में, और बीच बीच में इस प्रकार से फ्लोएम प्रेजेंट है। इस प्रकार की जो स्टील है, ये डॉट डॉट से तो मैंने फ्लोएम बनाया और ये जाइलम है, बीच में पित्त यहां पर भी नहीं है, जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम है। इस प्रकार की जो प्रोटोस्टील है उसे अपन बोलते हैं एक्टिनोस्टीलिक प्रोटोस्टील। क्या बोलेंगे? एक्टिनोस्टीलिक प्रोटोस्टील। ये जनरली देखने को मिलती है साइलोटम के अंदर। साइलोटम जो टेरिडोफाइट है उसके अंदर एक्टिनोस्टीलिक टाइप की स्टील या प्रोटोस्टील देखने को मिलती है। हालांकि इसके भी अलग अलग टाइप्स बताए जाते हैं, जैसे प्लेक्टो स्टील है या मिक्स्ड स्टील है, इसके भी अलग अलग टाइप बताए जाते हैं। प्लेक्टो स्टील्स में ये जो एक्टिनो स्टील का ही मॉडिफिकेशन है, जिसमें ये जो जाइलम है वो बैंड के रूप में प्रेजेंट होता है।
पट्टियों के रूप में उपस्थित होता है जाइलम, और ये बैंड एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर होती है। ठीक है, ऐसी स्टील को अपन क्या बोल देते हैं, प्लैक्टो स्टील। ठीक है, तो इसके भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। एक मिक्स्ड एक्टिनो स्टील भी होती है। मिक्स्ड के अंदर क्या होगा, जाइलम जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जा रहा है और फ्लोएम ने चारों तरफ से इसको, या फ्लोएम भी बीच में अल्टरनेट या एकांतर क्रम में पाया जा रहा है। तो इस प्रकार की स्टील को अपन क्या बोल देंगे, मिक्स्ड एक्टिनोस्टीलिक प्रोटो स्टील बोल देंगे। ठीक है, सेकंड जो टाइप है वो है साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील इस प्रकार की स्टील जिसमें जाइलम सॉलिड कोर के रूप में नहीं है, बीच में पिथ या मज्जा पाई जा रही है। जैसे यहां पर ये अपन बताएं, बीच में यहां पर पिथ या मज्जा है, पिथ या मज्जा के चारों तरफ ये मान लीजिए जाइलम वाला पार्ट है, जाइलम को फ्लोएम ने कवर कर रखा है इस प्रकार से, बीच में पिथ भी स्पष्ट दिखाई दे रही है आपको। इस प्रकार की स्टील को क्या बोलते हैं, साइफोनो स्टील बोलते हैं। ठीक है, अब साइफोनो स्टील में भी अलग अलग टाइप्स अपन पढ़ते हैं, जैसे एक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक, और इसके अलावा है यू स्टेलिक टाइप। इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सोलेनो स्टील। थर्ड जो स्टील या रंब का जो प्रकार है वो कौन सा है, सोलेनो स्टील है। सोलेनो स्टील क्या होती है, ऐसी स्टील जो साइफोनो स्टील के मॉडिफिकेशन से बनी है, जहां पर बहुत सारे लीफ गैप प्रेजेंट है। देखिए दो वर्ड है, एक तो लीफ गैप, एक लीफ ट्रेस। स्टेम में जहां से पत्तियां स्टेम से जुड़ी हुई है, स्टील का वह पार्ट लीफ गैप कहलाता है, जबकि लीफ ट्रेस जो है किसी भी स्टेम का वैस्कुलर सिस्टम या स्टील लीफ या पत्ती के वैस्कुलर सिस्टम से जिस स्ट्रक्चर के द्वारा कनेक्ट होता है उसे लीफ ट्रेस कहा जाता है। तो सोलेनो स्टील जो है वो साइफोनो स्टील का ही मॉडिफिकेशन है, जिसमें बहुत सारे लीफ गैप प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर स्टील जो है वो इस प्रकार की होगी, जिसमें इस प्रकार से मान लीजिए स्टील जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में है, और ये लीफ गैप कहलाता है। तो बहुत सारे लीफ गैप प्रेजेंट है। तो देखिए मुख्यतः दो ही स्टील है, प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील। ये जो सारे टाइप्स अपन पढ़ते हैं नीचे, ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं के अलग अलग मॉडिफिकेशंस या रूपांतरण हैं। ठीक है, चाहे आप सोलेनो स्टील की बात कर लीजिए, चाहे आप डिक्टियो स्टील की बात कर लीजिए, या फिर पॉलीसाइक्लिक या पॉलीस्टील। सोलेनो स्टील का एग्जाम्पल यदि अपन बताएं, जो टेरोप्सिडा है, टेरोप्सिडा जो टेरिडोफाइट है, उसकी स्पीसीज में इस प्रकार की सोलेनो स्टील देखने को मिलती है। ठीक है, टेरोप्सिडा। नेक्स्ट नंबर 4 है डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील क्या है, डिक्टियो स्टील में बहुत सारी स्टील छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, जिसमें लीफ गैप प्रेजेंट है, और इन छोटी छोटी अलग अलग जो साइफोनो स्टील है उनको मैरी स्टील कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये स्टील है, इसके अंदर छोटी छोटी स्टील्स इस प्रकार से प्रेजेंट हो, इन छोटी स्टील्स को तो बोलते हैं मैरी स्टील। इन छोटी स्टील्स को तो क्या बोलेंगे, मैरी स्टील बोलेंगे। और ये पूरी जो स्टील है उसे क्या बोलते हैं, डिक्टियो स्टील बोलते हैं। डिक्टियो स्टील का एग्जाम्पल अपन पेलिया रोटुंडीफोलिया नामक टेरिडोफाइट बता सकते हैं। ठीक है, पेलिया रोटुंडीफोलिया नामक टेरिडोफाइट के अंदर डिक्टियो स्टील देखने को मिलती है, जिसके अंदर अपन ने क्या बताया कि बहुत सारी छोटी छोटी स्टील पाई जाती है, जिन्हें अपन मैरी स्टील बोलते हैं। इन पर्टिकुलर मैरी स्टील की खुद की पर्सनल एंडोडर्मिस भी होती है। जैसे यहां पर अपन स्टील के चारों तरफ एंडोडर्मिस बता रहे हैं ना, वैसी हर मैरी स्टील की अपनी एक पर्सनल व्यक्तिगत एंडोडर्मिस होती है, जो इनको चारों तरफ से इस प्रकार से कवर किए हुए होती है। इस प्रकार की स्टील को क्या बोलते हैं, डिक्टियो स्टील बोलते हैं, जो कि पेलिया रोटुंडीफोलिया नामक टेरिडोफाइट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 जो स्टील है वो है पॉलीसाइक्लिक।
बहुत सारी स्टील चक्र के रूप में प्रेजेंट होती है तो उसे पॉलीसाइक्लिक स्टील कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है जो टेरिडियम है या मेटोनिया है, इसमें एक से अधिक रिंग या वलय के रूप में स्टील प्रेजेंट होती है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पॉलीसाइक्लिक, बहुचक्रीय रंभ। ठीक है, जिसमें एक से अधिक रिंग की फॉर्म में, वलय की फॉर्म में स्टील प्रेजेंट होती है, तब उसे अपन क्या बोलेंगे, पॉलीसाइक्लिक स्टील। ठीक है, लास्ट है पॉली स्टील। एक ही स्टेम या तने के अंदर एक से ज्यादा स्टील या रंभ पाई जाती है, तब इस कंडीशन को पॉली स्टील या बहुरंभीय परिस्थिति कहा जाता है, जो कि सिलेजिनेला के अंदर देखने को मिलती है। सिलेजिनेला के तने के अंदर सामान्यतः 3 से लेकर के 16 तक स्टील या रंभ उपस्थित हो सकती है। ऐसे स्टीलर सिस्टम को पॉलीस्टीलर सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये है स्टीलर सिस्टम या रंभीय तंत्र। किसके अंदर? टेरिडोफाइट के अंदर। टेरिडोफाइट के अंदर मुख्यतः स्टील जो है वो 6 प्रकार की होती है। वैसे मेनली यदि अपन देखें तो 2 ही है, लेकिन इनके मॉडिफिकेशन से ये बनी है। आपको ये 6 के 6 प्रकार, इनके जो सब टाइप अपने पढ़े, इनके एग्जाम्पल्स, इनका डायग्राम, ये सब अच्छे से याद रखना है। यदि आप इनके डायग्राम्स को अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये स्टीलर सिस्टम या रंभीय तंत्र आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टीलर सिस्टम के साथ ही यूनिट फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपने कंप्लीट होते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर का ये जो लास्ट पेपर है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी, इसके यूनिट फर्स्ट में अपने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं। पहला, स्पोरेंजिया का लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। दूसरा, एपोगेमी एंड एपोस्पोरी क्या होती है, उसके क्या कारण हैं, ये सब। तीसरा, टेरिडोफाइट्स का इकोलॉजिकल या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, चाहे वो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ के कंसेप्ट में देख लीजिए, चाहे आप जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़, उनके कंसेप्ट में देख लीजिए। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टीलर सिस्टम या रंभीय तंत्र, जिसमें टेरिडोफाइट्स के अंदर स्टील या रंभ के 6 अलग अलग प्रकार अपने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो थर्ड पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर का, उसमें फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट पार्ट अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और ये जो अपन जो भी पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे पेपर्स अपने ऐप के ऊपर पूरी डिटेल में हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन ने स्टीलर सिस्टम को बहुत ही कम समय के अंदर कवर किया, वहाँ पर पूरी तरीके से डायग्राम सहित स्टीलर सिस्टम या रंभीय तंत्र को पूरी तरीके से समझाया गया। ये जो 6 अलग अलग प्रकार है उनको डिटेल में पढ़ाया गया। यहाँ पर अपन केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके रिवीजन की बात कर रहे हैं, और रिवीजन जो है वो फटाफट ही होता है, जल्दी ही होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन इतना टाइम नहीं ले सकते, इसलिए यदि आप डिटेल से ये सारे पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या सारा जो पेपर है इनको डिटेल से यदि आप पढ़ना चाहते हैं, उनके नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप आई स्टडी ऑनलाइन का जो हमारा ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, अपनी ईयर के अकॉर्डिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अलग अलग कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।